I like both sides of the argument, but I also like very competent people coming into our country. बेसिक से अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज वीजा। वीजा देखो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, ऐसे पेपर्स होते हैं जिनकी सहायता से आप दूसरे देश में एंट्री ले सकते हो। जैसे मान लीजिए हमें चाइना जाना है, तो चाइना का घूमने के लिए जाना है, तो चाइना फिर हमें टूरिस्ट वीज़ा इशू करेगा और उस टूरिस्ट वीज़ा के बेसिस पे हम चाइना में एंट्री ले सकते हैं। तो इसी प्रकार से देखो ये सारे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये अलग अलग तरह के जो वीज़ा हैं वो हैं जो यूएसए के द्वारा इशू किए जाते हैं बाहर से आने वाले लोगों के लिए। समझ गए? ये स्टूडेंट के लिए जो वीज़ा इशू किया जाता है, जो यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ पे इनरोल करते हैं, उसका नाम है F1 वीज़ा। उसी प्रकार से कोई बिजनेस के लिए आ रहा है तो अलग नाम है, फैंसी फैंसी नाम रख दिया और कुछ नहीं है। लेकिन हमारे लिए इस आर्टिकल में फोकस होगा H1 वीज़ा पे। ये क्या है? देखो 1990 के आसपास ना एक वो दौर था जब यूएसए का टैक्स सेक्टर ना बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा था। यूएसए का टैक्स सेक्टर ग्रो कर रहा था और ना बड़ी बड़ी कंपनीज़ में कुछ टैलेंटेड लोगों की आवश्यकता थी, लेकिन वो टैलेंटेड लोग यूएसए में मिल नहीं रहे थे। तो यूएसए एक एक्ट लेके आया जिसका नाम था इमिग्रेशन एक्ट 1990। इमिग्रेशन एक्ट 1990। इस एक्ट में यूएसए की सरकार ने ये प्रोविजन किया कि यूएसए की जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है ना, टेक कंपनीज़ हैं, उनको टैलेंट बाहर से लाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे टैलेंट के लिए जो अभी यूएस में नहीं है, दूसरे देशों में है और यूएस की कंपनीज लाना चाहती हैं, तो उनके लिए H1B वीज़ा का प्रोविजन किया गया। जैसे इंडिया में कोई कोडर था, यूएसए की कंपनी को कोडर नहीं मिल रहा था यूएसए में, तो उसे इंडिया में मिल गया। तो वो कोडर इंडिया में जो यूएसए की एम्बेसी है ना, वहाँ पे वीज़ा के लिए अप्लाई करता कि देखो मुझे आपकी कंपनी ने वहाँ पे बुलाया है, तो यूएसए की एम्बेसी उसको H1B वीज़ा इशू करती और वो यूएसए में जाके यूएसए की कंपनी के लिए काम करता। तो ये था, मतलब ये वीज़ा आया तो देखो स्पेशलिस्ट ऑक्यूपेशंस के लिए था। स्पेशलिस्ट ऑक्यूपेशंस के लिए मतलब स्पेशल टैलेंट के लिए, टैलेंटेड लोग थे नहीं यूएसए में, तो स्पेशली टैलेंटेड लोगों के लिए ये प्रोविजन किया गया था H1B वीज़ा का। तो इसीलिए क्वालिफिकेशन भी निर्धारित की गई कि बैचलर डिग्री या फिर उससे हायर डिग्री होना जरूरी है आईटी में, इंजीनियरिंग में, मेडिसिन या रिसर्च में। तो ये सब है, ये क्राइटेरिया बता दिया गया किनको H1 वीज़ा मिल सकता है। हर साल देखो 85,000 जो H1 वीज़ा है वो यूएसए के द्वारा इशू किए जाते हैं हर साल, लेकिन अप्लाई करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल 4.5 लाख, एक एवरेज आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, 4.5 लाख इतने लोग अप्लाई करने वाले, और यूएसए की एम्बेसी इशू करती है सिर्फ 85,000 लोगों को इंडिया में। तो फिर कैसे डिसाइड होता है किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा? क्या फर्स्ट सर फर्स्ट गेट बेसिस पे? नहीं, अजीब सा सिस्टम है इनका, लॉटरी सिस्टम है। लॉटरी सिस्टम से ये डिसाइड होता है। मतलब आप कितने भी टैलेंटेड हो, यूएसए की कंपनी आपको बुला रही है, कोई जरूरी नहीं आपको ये वीज़ा मिल जाएगा, लॉटरी में आपका नाम आएगा तभी मिलेगा। और पूरे वर्ल्ड में यूएसए जितना ये H1B वीज़ा इशू करता है ना, उसमें से देखो 70% तो भारतीयों को मिलता है, इवन 70% से भी ज़्यादा। तो ये मैंने आपको बता दिया पूरा बेसिक्स, ये सारा बैकग्राउंड बता दिया। 1990 में इन्होंने स्टार्ट किया था और स्पेशलिस्ट लेबर की शॉर्टेज थी, तो उस गैप को फिल करने के लिए इन्होंने स्टार्ट किया था। लेकिन ना हाल फिलहाल में ना ये जो H1B वीज़ा का जो इशू है ना, यूएसए की पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा हावी रहा। यूएसए के बहुत सारे पॉलिटिशियंस का ये कहना है कि ना यूएसए की जो कंपनीज है ना, अब प्रोविजन तो H1 वीज़ा का इसलिए किया गया था कि स्पेशलिस्ट टैलेंट बाहर से लाना, लेकिन यूएसए की कंपनीज क्या कर रही हैं, सस्ती लेबर उठा रही हैं इस H1B वीज़ा का फ़ायदा उठा के। सस्ती लेबर मतलब जैसे देखो, जैसे मान लीजिए इंडिया में एक इंजीनियर पर आवर $40 में काम करता है, तो यूएसए में सेम काम के लिए इंजीनियर मिलेगा पर आवर $150 या पर आवर $200 के बेस पे। तो ये कंपनीज क्या करती हैं, इंडिया से सस्ती लेबर उठाएंगी और यूएसए में काम करवाएंगी। मतलब अब सस्ती लेबर के लिए इस प्रोविजन का यूज़ किया जाने लगा। और खास करके देखो आरोप इंडियन कंपनीज पे भी लगता है। इंडियन कंपनीज जैसे ये है ना TCS, इन्फोसिस, अब ये कंपनीज क्या करती हैं, ये यूएस सरकार के और यूएसए में अलग अलग प्रोजेक्ट्स लेती हैं, प्राइवेट भी और पब्लिक भी। तो TCS, इन्फोसिस ने प्रोजेक्ट ले लिया यूएसए के अंदर, कोई वहाँ पे प्रोजेक्ट ले लिया, तो वहाँ पे अब इनको आवश्यकता है इंजीनियर्स की। तो ये कंपनीज क्या करती हैं, TCS, इन्फोसिस यूएसए के इंजीनियर को हायर नहीं करती, इंडिया से सस्ता इंजीनियर हायर करेंगी, उनको H1B वीज़ा दिलवा के और वहाँ पे काम करवाएंगी यूएसए में। तो इस वजह से ना तो यूएसए की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ये इशू बहुत ज़्यादा हावी हो गया। कुछ पॉलिटिशियंस ने बोला जो अमेरिकन्स हैं उनके लिए वेजेस कम हो गए हैं H1B वीज़ा की वजह से, क्योंकि बाहर से सस्ते इंजीनियर्स आ रहे हैं। कुछ लोगों ने ये भी बोला कि इसकी वजह से अमेरिकन्स को जॉब नहीं मिल पा रही है। तो ट्रंप ने पहले कंडीशन सख्त कर दी थी अपनी पिछली टर्म में 2017 से 2020 के बीच में, और अब उन्होंने देखो एक भयंकर फैसला लिया है। अब उन्होंने यूँ बोला है कि जो भी नई H1B वीज़ा के लिए कोई अप्लाई करेगा ना, जो भी एप्लीकेशंस हैं, अब उस पर ना अगर वो यूएस एम्बेसी वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करती है ना, तो फिर उसके लिए ना फीस देनी पड़ेगी $1,00,000 की। मान लीजिए महेश है, महेश जाना चाहता है यूएसए H1B वीज़ा के थ्रू, तो फीस देनी पड़ेगी कितने की, $1,00,000 यानी 88 लाख। अब महेश तो देगा नहीं घर से, जिस कंपनी ने महेश को बुलाया है वो कंपनी देगी। शुरू में तो ट्रंप आपको पता है सीधा अनाउंसमेंट कर देते हैं बिना सोचे समझे, उन्होंने अब सोशल मीडिया पे सीधा अनाउंसमेंट कर दिया। हाहाकार मच गया। हाहाकार इसलिए मच गया कि ऑलरेडी जो H1B वीज़ा के ऊपर गए हुए हैं वो भी डर गए, क्या हमको भी देनी पड़ेगी, क्या वापस इंडिया जाना पड़ेगा।
क्या हर साल देनी पड़ेगी या फिर एक ही वन टाइम देनी पड़ेगी? ऐसे अनेकों डाउट्स आ गए एकदम से जब ट्रंप ने अनाउंसमेंट की। बाद में व्हाइट हाउस को थोड़ा क्लैरिफाई करना पड़ा कि नई एप्लीकेशंस पे है 21 सितंबर के बाद में पुराने जो H1B वीज़ा के ऊपर गए हैं उन पे ये फीस नहीं लगेगी और ये वन टाइम है, ये हर साल नहीं देनी है। चलो देखो थोड़ा क्लैरिफिकेशन तो आया, लेकिन देखो जैसे ही ये यूएस की सरकार ने फैसला लिया ना, बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे लोग जिनको आप बोल सकते हो पपलू, पपलू इसलिए बोल सकते हो जो अपने देश में काम करना नहीं चाहते, वो दूसरे देश में काम करने के लिए जाना चाहते हैं, फिर वहाँ पे रेसिज्म होता है तो शिकायत भी करते हैं कि हमारे साथ देखो रेसिज्म हो रहा है, समझ रहे हो? तो ऐसे लोगों को बोलोगे आप पपलू लोग। तो ये पपलू लोग नाराज़गी जाहिर करने लग गए कि यार कि मतलब हम तो अमेरिका जाना चाहते थे, अब इतनी फीस कौन देगा, कोई स्टार्टअप हमें यूएसए का हायर नहीं करेगा, भाई अपने देश में काम कर लो यार। कुल मिला के देखो ये एक इमोशनल एंगल है कि बहुत सारे जो लोग हैं जिन्होंने अमेरिकन ड्रीम का सपना संजोया था, जिन्होंने एजुकेशन लोन लिया था और ये सोच रहे थे कि यूएसए में जाएंगे, कमाएंगे और सारा लोन चुका देंगे, तो उनका अब सपना टूट गया है। इंडियन प्रोफेशनल्स सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे यूएस सरकार के इस फैसले की वजह से, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो H1B वीज़ा जो थे वो इंडिया वालों को ही मिलते थे। आप देखो माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन, गूगल का सीईओ कौन, अबोट कंपनी है, इसके अलावा अबोट है, एडोब है शायद, जो भी है, मतलब अबोट एडोब दोनों अलग अलग कंपनी है। अबोट तो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, एडोब और सॉफ्टवेयर वाली कंपनी है। दोनों में से किसी एक का जो सीईओ है, प्रेसिडेंट है, वो भी इंडियन है। तो मतलब बहुत सारी यूएस की कंपनीज के जो सीईओज हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, वो भारतीय हैं और ये कभी ना कभी देखो H1B वीज़ा लेके यूएस गए थे, समझ रहे हो? तो अब लेकिन देखो यूएस की जो स्टार्टअप्स हैं, छोटी छोटी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, वो इंडियन टैलेंट को हायर नहीं कर सकेंगी, क्योंकि इतना फीस तो कोई नहीं देगा ना। बड़ी कंपनीज तो चलो दे भी देंगी टैलेंट के लिए, लेकिन छोटी कंपनी, छोटे स्टार्टअप्स कहाँ से देंगे? इंडिया के लिए क्या फ़ायदा है? इंडिया के लिए तो ज़बरदस्त फ़ायदा है। ये पहले हम बोलते थे ना ब्रेन ड्रेन, इंडिया का जो बढ़िया ब्रेन है वो बाहर जा रहा है यूएस से, तो अब कुछ लोग नारा दे रहे हैं ब्रेन रिमेन, मतलब ब्रेन जो है इंडिया में ही रिमेन रह रहा है। तो ये अच्छी चीज़ है इंडिया के लिए। तो इंडिया यूएस से रिलेशंस में थोड़ी गड़बड़ी आएगी, ज़्यादा नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा बहुत आप कह सकते हो। ऑलरेडी वो ट्रेड डील चल रही है ना इंडिया यूएस के बीच में। कई बार यूएस से ऐसे फैसले जानबूझ के करता है नेगोशिएशन में हैवी हैंड रखने के लिए। नेगोशिएशन में आपके पास में कार्ड होते हैं ना प्ले करने के लिए कि तुम्हें कम से कम H1B वीज़ा पे थोड़ी हमें रियायत देनी पड़ेगी, तो वो बोलेगा तुम एग्रीकल्चर ट्रेड पे हमें रियायत दो। ऐसे ऐसे करके नेगोशिएशन में ये कार्ड प्ले करने के काम आते हैं। फिर नेक्स्ट एनालिसिस की बात करें तो देखो एनालिसिस में ना कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि यार यूएसए का हक है अपनी जॉब्स प्रोटेक्ट करने का। मतलब आप यूएसए को इसलिए क्रिटिसाइज नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा, जैसे हमारी सरकार हमारी जॉब्स प्रोटेक्ट करने के लिए कोई फैसला लेती है तो इसमें कुछ गलत नहीं है, तो उसी प्रकार से यूएसए की सरकार अपनी जॉब्स प्रोटेक्ट करने के लिए अगर ये फैसला लेती है तो उनका ये अधिकार तो है, इसमें देखो गलत नहीं है। लेकिन हाँ एक चीज़ है, H1B वीज़ा वालों ने ना यूएसए को बिल्ड किया है। आज यूएसए में जो सिलिकॉन वैली है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनको बिल्ड करने में H1B वीज़ा वालों का ज़बरदस्त रोल है। तो अब ऐसे लोग नहीं जाएंगे यूएसए में, टैलेंटेड लोग नहीं जाएंगे, तो यूएसए में बल्कि इनोवेशन कम होगी, यूएसए में बल्कि टेक इंडस्ट्री कम ग्रो करेगी, तो बल्कि यूएसए को नुकसान है इससे, समझ रहे हो? ये देखो यूएसए की जो कॉम्पिटिटिवनेस है ना वो कम होगी दुनिया में, क्योंकि ऐसे टैलेंटेड लोग अब देखो यूएसए के बजाय चाइना जा सकते हैं। चाइना से भी लोग जाते थे H1B वीज़ा लेके यूएसए में, अब वो चाइना में ही काम करेंगे रह के, तो फ़ायदा चाइना को होगा, समझ रहे हो? इससे देखो इनइक्वालिटी भी बढ़ती है बड़ी फर्म्स और छोटे स्टार्टअप्स के बीच में, क्योंकि बड़ी फर्म्स तो इतनी भारी भरकम फीस दे सकती हैं, छोटे स्टार्टअप्स नहीं दे सकते। और नेक्स्ट H1B वीज़ा के थ्रू अच्छे लोग, टैलेंटेड लोग जाते थे यूएसए में काम करने के लिए, तो उनको तो फ़ायदा होता था ना, वो टैक्स भी देते थे यूएसए में, तो यूएसए की सरकार को रेवेन्यू मिलता था, लेकिन अब नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर देखो इंडिया के लिए अच्छी चीज़ है। और सबसे बड़ी बात देखो, ये जो पूरा एपिसोड है ना हमें एक चीज़ सोचने के लिए मजबूर करता है कि यार 75 साल हो गए आज़ादी को, आज भी हम ना अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं कि देश का टैलेंट इंडिया में रहे, इंडिया को आगे लेके जाए। मरे जा रहे हैं लोग यूएसए में जाने के लिए, बड़ी तकलीफ होती है कि हम उनको यहाँ पे बढ़िया इकोसिस्टम नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। और फिर लोग बोलते हैं कि भारत की सरकार को यूएसए से निपटना चाहिए, यूएसए से अच्छे से नेगोशिएट करना चाहिए कि वो H1B वीज़ा पे रियायत दे इंडिया को। मैं बोलता हूँ कि भाई भारत की सरकार को ना सबसे पहले अच्छा इकोसिस्टम इंडिया में प्रोवाइड करना चाहिए कि हमारा अच्छा ब्रेन भारत छोड़ के जाए ना। और दूसरी चीज़ देखो, नुकसान इनको तो थोड़ा होगा, TCS इन्फोसिस जैसी कंपनी जो है ना, जो यूएसए में प्रोजेक्ट्स लेती हैं और सस्ती लेबर इंडिया से ले जाती हैं, तो इन कंपनीज़ को तो नुकसान होगा, क्योंकि इन्हें अब ना लोकल सिटीजन्स को हायर करना पड़ेगा वहाँ पे अपना काम करवाने के लिए। तो ये चीज़ है। वे फॉरवर्ड में क्या कहते हैं राइटर?